रन प्रोडक्शन फंक्शन या रिटर्न टू स्केल से कहेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, जिसे हमने लॉ ऑफ रिटर्न या लॉ ऑफ फैक्टर्स का नेम भी दिया था, या लॉ ऑफ प्रोपोर्शन। अब यहाँ पर जब लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन को हम देखेंगे तो लॉन्ग रन का मतलब ये है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इनपुट के तौर पर हमें देने हैं वो तमाम के तमाम फैक्टर्स हमारे पास क्या होंगे, वेरिएबल होंगे, उसमें कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स नहीं होगा। जबकि शॉर्ट रन में हमने पढ़ा था कि जब हम कोई इनपुट के तौर पर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगाएंगे उनमें से कोई एक फैक्टर क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, बाकी वेरिएबल होने चाहिए। और उनमें से भी एक अजम्पशन थी कि जो वेरिएबल होगा वो लेबर होनी चाहिए। इट्स मींस के कैपिटल, लैंड या एंटरप्रेन्योरशिप ये क्या होंगे, वेरिएबल। जबकि लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में तमाम के तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होने चाहिए, वेरिएबल होने चाहिए। हम उनको क्या कर सकते हैं, ऑल्टर मींस के तब्दील कर सकते हैं। तो ये इसका मतलब है कि वेरिएबल होंगे इंक्लूडिंग दोस व्हिच आर फिक्स्ड इन प्रीवियस डिस्कशन इज रेफर्ड एज ए शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। मींस के जो हमने शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रखा था, जो कि हमारे पास कैपिटल था, या वहां लैंड भी रखा जा सकता था क्योंकि लेबर क्या होनी चाहिए थी, वेरिएबल। तो वहां पर लैंड या कैपिटल जो है वो फिक्स रखा गया था। तो वो कहते हैं कि जहां पर शॉर्ट रन में हमने उसे फिक्स रखा था अब वो भी अल्टर किया जाएगा, चेंज किया जाएगा, मींस कि वो भी वेरिएबल कर दिया जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन कहलाएगा। और इसमें भी अगर इसका फंक्शन देखेंगे तो ये इसको हम लैंड या लेबर भी कह सकते हैं, और के से मुराद है कैपिटल। तो क्वांटिटी इज द फंक्शन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि ये कॉम्बिनेशन होगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का। अब कॉम्बिनेशन में कैपिटल, लेबर भी हो सकता है, कैपिटल या लैंड भी हो सकता है। तो अगर हम लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन देखेंगे तो क्वांटिटी इज द फंक्शन ऑफ लैंड एंड लेबर, सॉरी लैंड एंड कैपिटल या लेबर एंड कैपिटल, या हो सकता है कि लैंड एंड लेबर भी हो सकता है कि आप जमीन के ऊपर मजदूरों से काम करवाएं, लेकिन होने दोनों के दोनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या चाहिए, या जो आप कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ले रहे हैं वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, वेरिएबल होने चाहिए। तो फिर हम इसे कहेंगे कि ये लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है, या इसे लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल भी कहते हैं। अब इसे रिटर्न टू स्केल, उसे लॉ ऑफ रिटर्न क्यों कहा जाता था, मैंने कहा था कि जब हम इन्हें डिस्कस करेंगे तो इनके नेम में ये जो लॉ ऑफ रिटर्न, जिसे शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन कहा जाता है, और लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल जिसे लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन कहा जाता है, तो वो क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें तमाम के तमाम फैक्टर्स क्या हैं, वेरिएबल। रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड वेरिएशन इन ओनली वन इनपुट फैक्टर इज नोन एज रिटर्न टू फैक्टर। ये शॉर्ट रन के अकॉर्डिंग इन्होंने बात की है कि अगर आप इनपुट के तौर पर कोई आपको इनपुट देते हैं और आपको आउटपुट मिलती है, लेकिन उस इनपुट में कोई एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, फिक्स है, और बाकी क्या है, अल्टर, उसे आप कहेंगे रिटर्न। उसे आप क्या कहेंगे, रिटर्न कहेंगे या रिटर्न टू फैक्टर कहेंगे। और अगर रिटर्न टू स्केल की बात करें तो द रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड वेरिएशन इन ऑल इनपुट फैक्टर्स, तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होने चाहिए, वेरिएबल होने चाहिए, जो कि आप इनपुट के तौर पर दे रहे हैं। फिर जो आपको प्रोडक्टिविटी मिलेगी वो आउटपुट कहलाएगी, और इस प्रोसेस को हम प्रोडक्शन कहेंगे। टेकन टुगेदर, या हम एक साथ उन वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को रखेंगे तो इस टर्म को हम नेम देंगे रिटर्न्स टू स्केल। मींस अगर हम बात करें लॉ ऑफ रिटर्न तो इसका मतलब होगा कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनमें एक फिक्स है और बाकी क्या होंगे, वेरिएबल। और अगर रिटर्न टू स्केल का मतलब है तो इसका मतलब है कि तमाम के तमाम जो कॉम्बिनेशन में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एज एन इनपुट लिए जा रहे हैं वो क्या है, वेरिएबल है, या ऑल्टर्ड हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। अब इसमें तीन स्केल हैं, वन बाय वन इनको हम देखेंगे, लेकिन इससे पहले अगर हम इन्हें या नीचे यहाँ पर देख लें कि ये तीन सिनेरियोस बनेंगे। पहला सिनेरियो ये बनेगा, ये केस नंबर 1 ये बनेगा कि जिसमें एक में इनपुट हमारी कम होगी और आउटपुट क्या होगी, ज्यादा होगी। मींस कि एक
सकता है कि हम जो इनपुट के तौर पर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगाएंगे, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगाए जाएंगे वो इनपुट कहलाएंगे, और जो हमें प्रोडक्ट मिलेगी वो हमारी क्या कहलाएगी, आउटपुट। और ये जिस प्रोसेस से मिल रही होगी वो क्या कहलाएगी, प्रोडक्शन, जो एक्टिविटी ये हो रही होगी। अब ये जो इनपुट के तौर पर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगाएंगे कितनी तरह के होंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्राइजेस या एंटिटी या ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कोई भी नेम हो सकता है। ये चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एज एन इनपुट देंगे तो हमें कोई आउटपुट मिलेगी। लेकिन अगर हम लेट सपोज मैं कहता हूं कि मैंने इनपुट दी 100%, तो फिर इसका मतलब है कि आउटपुट क्या होगी, 100% से ज्यादा होगी। लेट सपोज 150% मुझे मिली आउटपुट। एक सिनेरियो ये होगा। इस सिनेरियो में अगर आउटपुट मुझे ज्यादा मिली है मेरे इनपुट से, तो मेरी इनपुट क्या होगी, कम। और अगर इनपुट कम है तो इट्स मींस कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगाए गए हैं इनकी कॉस्ट भी क्या होगी, कम होगी। इनकी कॉस्ट कम है और उससे मिलने वाली जो प्रोडक्ट है वो क्या होगी, आउटपुट क्या होगी, ज्यादा। जब आउटपुट से इनपुट कम है इट्स मींस कि कॉस्ट कम है। अब अगर कॉस्ट के अकॉर्डिंग जब हम लॉस डिस्कस करेंगे तो ये मैं वहीं से यही केस रिलेट करवाऊंगा कॉस्ट के साथ भी। अब इस केस में आउटपुट ज्यादा इनपुट कम, तो आउटपुट के अकॉर्डिंग हम किस में देखेंगे, प्रोडक्शन के एतबार से। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में हम प्रोडक्शन के एतबार से देखेंगे या प्रोडक्ट या आउटपुट के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो आउटपुट ग्रेटर है या कम, स्मॉलर, ग्रेटर, किससे, इनपुट से। अगर हमारी इनपुट से आउटपुट ज्यादा आए तो इस लॉ को हम नेम देंगे लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अब रिटर्न टू स्केल का मतलब क्या है जी, कि इसमें तमाम के तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, वेरिएबल है। बुक के अंदर जस्ट इतना नेम लिखा है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, लेकिन ये एक लॉ है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। और अगर लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है तो ये किसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं, आउटपुट के अकॉर्डिंग। अगर ये आउटपुट के अकॉर्डिंग देगा तो आउटपुट ग्रेटर जब होगी इनपुट से तो ये क्या कहलाएगा, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। और इट्स अकर ड्यू टू, ये किसकी वजह से होगा, ड्यू टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इसकी रीजन क्या होगी, ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल इसकी बनेगी रीजंस, कि भाई इस वजह से ये कुछ रीजन हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल में पढ़ेंगे जिन रीजन की वजह से इनपुट कम हुआ है और आउटपुट हमें ज्यादा मिली है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से हमारी इनपुट कम हुई मींस कॉस्ट कम हुई और हमें उससे ज्यादा कॉस्ट की क्या मिल गई है, आउटपुट मिल गई है। मींस कि एक चीज जो हमारी 130 में प्रिपेयर होनी थी वो 110 में हुई, लेकिन हमें रिवॉर्ड कितने का देगी, 130 वाला देगी। लेकिन क्या कितने की हुई, 110 की। तो इनपुट 110 का दिया, वो प्रोडक्ट मिली कितने में, 130 में। इनपुट 100 का दिया, प्रोडक्ट मिली कितने की, 150 की। फिर इनपुट कम क्यों हुआ है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से। तो इसको नेम क्या देंगे, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। दूसरा केस आपके पास बनेगा जिसमें केस 2 जिसमें इनपुट ज्यादा होगी किससे, आउटपुट से। लेट्स सपोज इनपुट मैंने दी 100 की तो आउटपुट मिला 80 का। अब यहां पर इनपुट ग्रेटर है, आउटपुट ज्यादा है। जब इनपुट ज्यादा है तो इट्स मींस कि इसकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट भी क्या होगी, ज्यादा होगी, कॉस्ट भी इंक्रीज होगी। अब ये कॉस्ट जो इंक्रीज हो रही होगी इनकी भी रीजंस होंगी, इसकी भी रीजन होगी और वो रीजंस होंगी डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। कि अगर ये कॉस्ट या इनपुट ज्यादा हो रही है तो ये ड्यू टू डिस इकोनॉमीज ऑफ
स्केल है, और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इससे अगला ही टॉपिक हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल डिस्कस करेंगे कि भाई किन रीजंस की वजह से कॉस्ट कम या कॉस्ट ज्यादा होगी। तो इसकी रीजन है कॉस्ट ज्यादा होने की डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब यहां पर इनपुट ज्यादा है किससे, आउटपुट से, तो मींस आउटपुट क्या मिली, कम मिली, तो इसको हम नेम देंगे लॉ ऑफ डिक्रीजिंग, या इसका एक और भी नेम है, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग का एक और भी नेम है, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग या डिमिनिशिंग। रिटर्न टू स्केल। तो लॉ ऑफ डिक्रीजिंग या डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल किस वजह से क्रिएट होगा, ये होगा इंक्रीज ड्यू टू डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, और इससे क्या होगा कि इनपुट ज्यादा होगी और आउटपुट कम होगी। और तीसरा सिनेरियो ये बन सकता है कि जिसमें केस नंबर 3 ये हो सकता है कि ऐसा भी तो है कि इनपुट जितनी की देंगे आउटपुट भी उतने की मिलेगी। मींस जितने रिसोर्सेज लगाए, जैसे हम मैंने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगाया और वो 100% लगाया, तो जो रिटर्न मिला वो भी कितना मिला है, 100% रिटर्न मिला है। तो इस लॉ को हम कहेंगे, क्योंकि यहाँ ना तो कॉस्ट ज्यादा हुई है ना कॉस्ट कम हुई है, जितना इनपुट दिया उतना ही आउटपुट मिला। तो मींस के ओवरऑल रिएक्शन क्या रहा कि इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। तो यहाँ ना कॉस्ट सेव हुई ना कॉस्ट ज्यादा लगी, तो कोई रीजन भी नहीं बनेगी। तो इस लॉ को हम नेम देंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट, सेम रहा है रिटर्न टू स्केल। अब इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे। पहले जी इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इफ द रेट ऑफ चेंज इन आउटपुट इज ग्रेटर देन द ऑल इनपुट, अगर आउटपुट ग्रेटर है इनपुट से, इसे क्या नेम देंगे, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इट अकर्स ड्यू टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल, और ड्यूरिंग दिस फेज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, ये हम जो है वो जब इंक्रीजिंग ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि जैसे जैसे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट में हम जाएंगे, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का कर्व बनाएंगे, तो वो हमें रिलेटिवली फ्लैटर कर्व मिलेगा। तो ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का कर्व होता है, उसमें अगर हम मिड से बैक पे हैं तो ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, जिसकी वजह से एवरेज कॉस्ट क्या होती जा रही है, कम। जैसे ही हम मिड से अबव जाएंगे तो कॉस्ट ज्यादा होना शुरू हो जाएगी। यहाँ अगर आप देखेंगे तो कॉस्ट आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही है, बढ़ रही है। यहाँ अगर हम देखेंगे तो कॉस्ट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और एक टाइम पे कॉस्ट क्या हो रही है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पर कॉस्ट डिक्रीज होगी तो ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगा, जहाँ पर कॉस्ट इंक्रीज होगी वो डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगा। तो यही चीज लिखी है कि ड्यूरिंग दिस फेज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट ऑफ फर्म डिक्रीज, कि जब उसकी कॉस्ट डिक्रीज होगी तो वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल वाला फेज होगा, और जब इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगा तो इनपुट की कॉस्ट कम होगी और हमें आउटपुट क्या मिलेगा, ग्रेटर मिलेगा। इसके बाद आता है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। if rate of change in output is equal to all input called constant return to scale और constant economies of scale, क्योंकि यहाँ पर economies of scale क्या है, constant है, during this phase remains same। जो मैंने अभी बात की है कि during जब mid पे आएंगे तो वहाँ वो constant रहेगी, और decreasing return to या diminishing return to scale की बात करें तो इसमें output कम होगी और input ज्यादा होगी, इसे डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कहेंगे। और ये डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से होगा, और यहाँ पर कॉस्ट क्या होगी, हाई होगी, जो बात अभी यहाँ पर हमने की थी कि यहाँ पर कॉस्ट क्या हो जाएगी, ज्यादा। अब वन बाय वन जो है इनको देख लेते हैं। मींस अगर इसकी डायग्राम आप देखेंगे तो यहाँ से इस स्टेज तक इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है, यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट है, और यहाँ से डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होगा। अब आते हैं जी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट।
वैसे तो ये टॉपिक पहले अगर हम देखेंगे तो पहले कॉस्ट आएगा कि कॉस्ट क्या होगा, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम रिवॉर्ड के तौर पर देंगे वो हमारी क्या कहलाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहलाएगी। जैसे लैंड का रेंट ये भी कॉस्ट में शामिल होगा, उसके बाद लेबर के वेजेस भी कॉस्ट में शामिल होंगे, एंटरप्रेन्योरशिप का प्रॉफिट भी कॉस्ट में शामिल होगा और कैपिटल का प्रॉफिट इंटरेस्ट भी किसके अंदर शामिल होगा, कॉस्ट के अंदर। तो जो भी हमारी कॉस्ट आएगी उसे हम कहेंगे कि ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो हमने किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कॉस्ट लगाई है। फिर इसके बाद एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट कॉस्ट, तो ये सब कुछ डिस्कस करने के बाद ये वाला आता था, लेकिन ये वाला यहाँ पर रखने का मकसद ये है कि हमने अभी नेम पढ़े हैं कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से इनपुट की कॉस्ट कम होती है और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से अब जो है इनपुट की कॉस्ट ज्यादा होती है। तो अब यहाँ पर इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल की अगर बात करें तो पहले है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब इकोनॉमीज ऑफ स्केल में ये जो डायग्राम हमें दी गई है जिसमें वो कहता है कि ये ऑलमोस्ट रिलेटिवली फ्लैटर कर्व ही है लॉगरिथम एवरेज कॉस्ट का। ये जो कर्व है इसे कहते हैं रिलेटिवली फ्लैटर, कि ऑलमोस्ट ये फ्लैटर कर्व की तरह ही है और इस कर्व को हम कहते हैं लॉगरिथम एवरेज कॉस्ट कर्व। इसमें अगर हम देखें तो यहां से यहां तक लॉगरिथम एवरेज कॉस्ट